नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हिंदी मॉडल पेपर नंबर 2 को, क्योंकि इसके पहले वीडियो हम करा चुके हैं। हिंदी मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट को फर्स्ट को हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले पर जाके हिंदी के मॉडल सेट और फर्स्ट को भी देख लीजिए, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने सारे ही मॉडल पेपर कराई जा रही है बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर बनाई गई है। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। अगर आपको याद रहता है तो कमेंट में भी अपना आंसर को बताते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जिसमें हमसे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप लोग को बताना है पहला प्रश्न में कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारा ऑप्शन दिया हुआ इस दुनिया में, दुष्चक्र में, सृष्टा, पहला पुस्तिका या कवि ने कहा। कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया हमसे कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। अब बताना है आपको कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, या सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी है जो किस लेखक के द्वारा रचित किया गया है। आपको बताना है कि ईश्वर पेटलिकर, सात कोड़ी होता, सुजाता या श्रीनिवास। तो किसके द्वारा हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सुजाता के द्वारा नगर कहानी लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लेखक के अनुसार, क्या दिया हुआ, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक होते हैं। तो बताना है कि मनुष्यता के, सभ्यता के, या पाशवी वृत्ति की, या सौंदर्य की। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पाशवी वृत्ति की प्रतीक होती है मनुष्य का नाखून। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बताना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या 1904 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रही रास किसकी रचना है। रही रास जो किसकी रचना है। ऑप्शन दिया हुआ हमारा गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, या नानक की, या घनानंद की। तो हरी रास किसकी रचना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, गुरु नानक की रचना है रही रास। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अच्युत। क्या हो जाएगा, अच्युत नाम था लक्ष्मी के बड़े पुत्र का। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया हमसे कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। बताना आपको कि एक वृक्ष की हत्या जो है कहानी, उसमें कवि ने शहर को किससे बचाने की बात की है। लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदीरों से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नदीरों से बचाने की बात कहें लेखक ने। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ याद करते चलिएगा और कमेंट में अपना आंसर भी बताते चलिए, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ऐसे दिया हुआ 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, या 1892 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, या 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, या 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के रूप में रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। बताना है आपको कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी
अवार्ड मिला था तो उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन डी हमारा 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 27 वर्ष उनकी उम्र थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राधा और कृष्ण को कवि ने माली और मालिन कहा था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 1? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 3 संतानें थी मंगू के अलावा उसकी माँ की। अगला प्रश्न है कि अय्यज्ञ का जन्म कब हुआ था? अय्यज्ञ का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन डी 1910 ईस्वी में, 1911 में, 1912 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में अय्यज्ञ का जन्म हुआ था। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन डी और रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी या रेणुका? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध, कहानी, साक्षात्कार या व्यक्ति चित्र? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र है। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज है जो लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो बताना है कि 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या 60 रुपये? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 50 रुपये देने का निर्णय लिया था सीता के बेटों ने सीता को। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में, जिसमें हमसे पूछा गया कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 8वीं सदी से। क्या हो जाएगा? 8वीं सदी से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बताना कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन डी हमारा 11 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 11 रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न 20 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यथा तथ्य। क्या हो जाएगा? यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? हमारा ऑप्शन देखो, विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे 22 नंबर प्रश्न में पूछा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो हमारा ऑप्शन दिया, लेखक या पिता, माता या वाहन? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिताजी थे जो मछली खाते थे लेखक के घर में। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का या गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पैसे चुराने का आरोप लगाए थे लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? बताना कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन दो, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, बीरेन डंगवाल या रेनर मारिया रिल्के? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के है जो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है?
तो बताना आपको कोई तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन देखो राजपुत्र, पवनपुत्र, बनवास, चौराहा। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है चौराहा दिया हुआ जो एक तत्पुरुष समास नहीं है। ये कौन सा समास है, तो ये आपको कमेंट में बताना है ऐसे कौन सा समास है चौराहा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि चौराहा कौन सा समास है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर। तो हम लगभग आधे प्रश्न को करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मॉडल प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल से डेली आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें, और डेली का आपने प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, आपके एग्जाम तक। तो चलिए हमारा 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बताना कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देखो जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जाति प्रथा जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि घनानंद कवि हैं, तो घनानंद किस रीति के कवि हैं या किस काल के कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन देखो रीति मुक्त कवि है, रीतिबद्ध कवि है, या रीति सिद्ध कवि है, या छायावादी कवि हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। क्या हो जाएगा, रीति मुक्त। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर की जन्म से ही कौन पागल था। बताना कि जन्म से ही कौन पागल थी या कौन पागल था। और ऑप्शन दिया लक्ष्मी, सीता, मंगू या पंपाती। तो जन्म से कौन पागल थी, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा मंगू थी जो जन्म से ही पागल थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर के लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी माँ ने लेखक को मछली खाने से मना किया था। अगला प्रश्न है कि पंपाती को कौन सा रोग था। बताना है कि पंपाती को कौन सा रोग था, टिटनेस था, हैजा था, या कैंसर या मेनिंजाइटिस। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा मेनिंजाइटिस था पंपाती को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। बताना है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। उड़िया भाषा, गुजराती, राजस्थानी या कन्नड़। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राजस्थानी भाषा। तो हो जाएगा राजस्थानी है जो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा से अनुदित है। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। बताना है आपको कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय हो जाएगा। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या हृदय की शिक्षा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा हृदय की शिक्षा होती है। क्या आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, हृदय की शिक्षा। गांधी जी का यही अभिप्राय था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर की जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविदोत्तर श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि मन विहम, क्या है, मन विहगम, बनलता सेन या रूपसी बंगला या झरा पालक। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बनलता सेन। क्या हो जाएगा, वनलता सेन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन दिया जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत या रेनर मारिया रिल्के। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। क्या हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। बताना कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजराती। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा उड़िया भाषा से। क्या हो जाएगा, ढहते विश्वास उड़िया भाषा से अनुदित है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिश नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, हेकल, हकर्स को या बारन हेस्टिंगस को या विलियम जोन्स को। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बारन हेस्टिंगस को क्या सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार सोने ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। ऑप्शन दो बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा खोखा के अनुसार सेनों ने भी अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा क्या है। बताना है घनानंद की भाषा क्या है, अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृति या फाली।
तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। बताना है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी या 1964 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1961 ईस्वी में कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बताना आपको कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर या माँ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा ऑप्शन, दही वाली मगम्मा का अनुवाद बी आर नारायण ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की या यतीन्द्र मिश्र की। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है पेड़ का कमरा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जाति प्रथा। तो जाति प्रथा जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। बताना कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, ईम प्रत्यय है। क्या हो जाएगा, अंतिम में कौन सा प्रत्यय होता है, तो ईम प्रत्यय होता है। तो आप लोग याद रखें, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 44 नंबर कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आपके एग्जाम में भी इसी तरह से मुहावरा पूछी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ धोना या सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चोरी करना। हाथ साफ करना मतलब क्या होता है, चोरी करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। अब आपको बताना कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, 4, 3, 5 या 2। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, विशेषण कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि 45 में से आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। और अगर इस तरह से और अपना अगर मॉडल सेट आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें और भी सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट कराइए। तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का करा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।